हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर का जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर और इस पेपर का पोस्ट कोड था 900 और यह एग्ज़ाम हुआ था 29 अगस्त 2021 को। तो इस पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 85। यह पेपर जो है पुराने पैटर्न पे बेस्ड था। तो अब नए पैटर्न में जो है टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 200 और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो होंगे 100 और 100 में से जो 60% होगा वो कोर सब्जेक्ट होगा और जो 40% होगा वो आएगा जीके से। तो 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे कोर सब्जेक्ट से और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आएंगे जीके सेक्शन से। तो ये अब नए पैटर्न से अब जो ये नया पैटर्न है इससे जो है जीके सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हमने अच्छा स्कोर करना है इन एग्ज़ाम में। तो देखते हैं इस पेपर में जो कोर सब्जेक्ट थे वो कोर सब्जेक्ट से 120 क्वेश्चन थे और जो HP जीके से 15 क्वेश्चन आए हुए थे और करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए हुए थे और रीजनिंग से 4 क्वेश्चन और साइंस से भी 4 क्वेश्चन और हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन और पॉलिटी से 3 क्वेश्चन और इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन और जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन एंड इंग्लिश से 4 क्वेश्चन और हिंदी से 4 क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये यहाँ से टोटल कितने क्वेश्चन आए हुए थे, ये आए हुए थे 50 क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा इसमें से आए हुए थे किससे, HP जीके से 15 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हम HP जीके के जो 15 क्वेश्चन जो आए होते हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है 5। तो इस क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन आए हुए हैं वो सारे गलत दिए हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है, वो है 5। हिमाचल प्रदेश हैज़ 5 नेशनल पार्क्स। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क है और ये नेशनल पार्क्स क्या करते हैं, ये प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट करते हैं रेयरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन ऑफ द हिमालयाज। तो हिमाचल में कौन से 5 नेशनल पार्क है? तो फर्स्ट नंबर पे है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो यह है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। 2014 में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट कि कौन सा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है? तो वो है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। कब दिया गया? वो दिया गया 2014 में। सेकंड नंबर पे है पिन वैली नेशनल पार्क और थर्ड नंबर पे है इंद्रकिला नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है और थर्ड नंबर पे है इंद्रकिला नेशनल पार्क, यह जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। फोर्थ नंबर पे है खीरगंगा नेशनल पार्क, यह भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और फिफ्थ नंबर पे है सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सिम्बलवारा नेशनल पार्क जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, यह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पोंटा वैली में स्थित है। तो इस सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है कुल्लू जिला में है। कितने हैं इसमें? इसमें 3 नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क को याद रखने की एक ट्रिक्स भी है कि आपने याद करना है IPS का जीके। तो इसमें जो जीके वाली नेशनल पार्क है वो क्या है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क और आई वाला नेशनल पार्क ये भी कुल्लू में है। कौन सा? इंद्रकिला नेशनल पार्क। और फिर S से सिम्बलवारा नेशनल पार्क और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और फिर P से पिन वैली नेशनल पार्क, यह कहाँ पे है? यह है लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, ये नेशनल पार्क्स मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिसिपिएंट ऑफ द परशुराम अवार्ड। निम्न में से कौन परशुराम पुरस्कार के विजेता है? तो इसमें से जो जितने भी ऑप्शन है कुमारी कमलेश, उमा कुमारी, राजीव नैयर, ये सभी जो है परशुराम पुरस्कार के विजेता है। ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेंजिन ग्यात्सो इज दी। तेंजिन ग्यात्सो क्या है? तेंजिन ग्यात्सो है 14वें दलाई लामा। ओके, ये है तेंजिन ग्यात्सो, ये है 14वें दलाई लामा। अगर बात करें हम कि फर्स्ट दलाई लामा कौन थे, तो वो थे गेदुन द्रुपा। गेदुन द्रुपा को जो है मरणोपरांत पहला दलाई लामा माना गया था। दलाई लामा ने हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट को लॉन्च किया है या उसका विमोचन किया है।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट को हाल ही में किसने लॉन्च किया, तो उसको किया गया है दलाई लामा के द्वारा। नेक्स्ट है लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल रंगम डस्टन को हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को प्रदान किया गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल रंगम डस्टन को हाल ही में किसको प्रदान किया गया, तो वो किया गया तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिप्पा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। लिप्पा मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो यह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित, किन्नौर जिले में है। अगर बात करें लिप्पा अरसांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो यह कहाँ पे स्थित है, तो यह भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट है की और की मोनेस्ट्री, यह भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर बात करें सेकंड मोनेस्ट्री की, गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, यह भी लाहौल स्पीति में स्थित है। यह चंद्रा नदी के तट पर स्थित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो ये गुरु घंटाल मोनेस्ट्री है, यह लाहौल का सबसे पुराना गोम्पा है। नेक्स्ट है रिवाल्सर मोनेस्ट्री, यह कहाँ पे स्थित है, मंडी जिला में। और गुरु पद्म संभव ने जो है रिवाल्सर से धर्म के प्रसार के लिए तिब्बत की यात्रा की थी। और गुरु पद्म संभव जो है बाद में द्वितीय बुद्ध के रूप में लोकप्रिय है। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जो है द्वितीय बुद्ध के रूप में लोकप्रिय है, तो वो है गुरु पद्म संभव। और गुरु पद्म संभव ने क्या किया था, उन्होंने धर्म के प्रसार के लिए रिवाल्सर से तिब्बत की यात्रा की थी। नेक्स्ट है ताबो मोनेस्ट्री, यह कहाँ पे स्थित है, यह लाहौल स्पीति में स्थित है। और ताबो मोनेस्ट्री को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मोनेस्ट्री को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है, तो वो है ताबो मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है करदांग मोनेस्ट्री, करदांग मोनेस्ट्री कौन से जिले में स्थित है, यह भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। ये थी लाहौल स्पीति, ये थी कुछ हिमाचल की इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पीपलू फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ऊना जिला में। ऊना जिले में और कौन कौन से फेयर मनाए जाते हैं, वो है पीपलू मेला ऊना जिला में। यह हिमाचल प्रदेश में ऊना जिला में मनाया जाता है और यह एक जिला स्तर का मेला है। यह मेला जो है साल में मई जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट है चिंतपूर्णी मेला, यह भी जो है ऊना जिला में मनाया जाता है। यह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में मनाया जाता है। यह मेला ऊना जिले का एक राज्य स्तर का मेला है। चिंतपूर्णी मेला कैसा है, वो एक राज्य स्तर का मेला है और चिंतपूर्णी मेला जो है माँ चिंतपूर्णी को समर्पित है। चिंतपूर्णी मेले में माँ चिंतपूर्णी की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है और हिंदू धर्म के अनुसार माँ चिंतपूर्णी को चिंता को हरने वाली माता माना जाता है। चिंता को हरने वाली माता माना जाता है। चिंतपूर्णी मेला कब लगता है, तो यह हर साल अक्टूबर में लगता है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे है बाबा भड़वांग सिंह मेला। तो यह मेला भी ऊना जिले में मनाया जाता है। बाबा भड़वांग सिंह मेला ऊना जिले का एक राज्य स्तरीय मेला है। बाबा भड़वांग सिंह मेला हर साल जून महीने में मनाया जाता है। जो यह बाबा भड़वांग सिंह मेला है, यह मेला हिंदू और न केवल हिंदू बल्कि सिख धर्म के लिए भी बहुत मान्य है। कहीं ना कहीं बाबा भड़वांग सिंह का मेला हिंदू और सिख धर्म की धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा मेला जो है हिंदू और सिख धर्म दोनों के लिए मान्य है, तो वो है बाबा भड़वांग सिंह का मेला और यह ऊना जिला में मनाया जाता है। यह ऊना का एक राज्य स्तर का मेला है। तो ऊना जिले में 3 मेले
मनाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें से जो पिपलू मेला है वो एक जिला स्तर का मेला है, और चिंतपूर्णी मेला जो है वो एक राज्य स्तर का मेला है, और बाबा बड़वांग सिंह मेला भी एक राज्य स्तर का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। भोजरी उत्सव हिमाचल प्रदेश में किस जगह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चंबा जिला में। भोजरी उत्सव, यह मेला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मनाया जाता है। यह चंबा जिला का एक राज्य स्तरीय मेला है। यह मेला मणिमहेश यात्रा के ठीक 4 दिन बाद शुरू होता है, और भोजरी मेले की भी यही विशेषता है कि इस मेले में भी सुई मेले की भांति बच्चे और महिलाएं ही भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, चंबा जिले में मनाए जाने वाले कुछ अन्य उत्सव या मेले। तो फूल यात्रा चंबा जिला में मनाई जाती है, सुई मेला, ब्रह्मौर यात्रा, छतराड़ी यात्रा, मणिमहेश यात्रा और मिंजर मेला, ये जो है सभी चंबा जिले में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, छन्नक-छम इज ए फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। छन्नक-छम एक लोक नृत्य है। इसे हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लोग करते हैं? तो इसे करते हैं लाहौल स्पीति में, वहाँ के लोग। छन्नक-छम जो है भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में और भगवान बुद्ध की स्मृति के रूप में लाहौल स्पीति क्षेत्र के लामा जो है एक भक्ति नृत्य के रूप में इस नृत्य को करते हैं। और जो छन्नक-छम नृत्य है हर 3 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट है छम डांस। छम डांस भी जो है लाहौल स्पीति में किया जाता है। यह उत्सवों, विभिन्न आयोजनों में मठों पर बौद्ध भिक्षुओं और लामाओं के द्वारा किया जाता है। तो छम डांस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एक विशेष प्रकार की पोशाक, एक विशेष टोपी और बारीक तैयार किए हुए मुखौटे, उसके लिए जो है यह छम डांस प्रसिद्ध है। ये दोनों नृत्य कहाँ किए जाते हैं? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द ब्रॉड गेज दिल्ली नंगल रेल लाइन एक्सटेंडेड टू ऊना। किस साल जो है या किस वर्ष दिल्ली नंगल की जो बड़ी लाइन रेल मार्ग है उसको ऊना तक बढ़ाया गया था? तो इसको बढ़ाया गया था 1991 में, 1991। हिमाचल प्रदेश में 2 रेल मार्ग जो मुख्य रूप से हैं, एक है कालका शिमला रेल मार्ग और दूसरा जो है जोगिंदरनगर पठानकोट रेल मार्ग। यह दोनों रेल मार्ग जो है नैरो गेज रेल मार्ग है। और यह जो ब्रॉड गेज रेल मार्ग है ऊना तक एक्सटेंड हुआ था कब? 1991 में। और जो हिमाचल में मुख्य रूप से रेल मार्ग है कालका शिमला और जोगिंदरनगर पठानकोट रेल मार्ग, ये दोनों जो है नैरो गेज रेल मार्ग है। तो बात करते हैं कालका शिमला रेल मार्ग की। तो कालका शिमला रेल मार्ग में कितने पुल है? तो इसमें है 869 पुल। कालका शिमला रेल मार्ग में कालका से शिमला के बीच में कितने स्टेशन आते हैं? तो आते हैं 20 रेलवे स्टेशन, जिनमें धर्मपुर, सोलन, कांडाघाट, तारादेवी, स्लोगता, समरहिल आदि प्रमुख है। कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण किसके राज के दौरान में हुआ था? तो यह जो है कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1898 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान। अगर मैं बात करूं उस टाइम 1898 ईस्वी में, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड एलिगन। कौन था? लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस रेलवे का निर्माण कब हुआ था? 1898 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में ब्रिटिश राज के दौरान। और उसमें जो है भारत में गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड एलिगन टू। कालका शिमला रेल मार्ग का निर्माण अंग्रेजों ने जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को कालका से जोड़ने के लिए किया था। अगर बात करें कालका शिमला रेल मार्ग पर कुल कितनी सुरंगें बनाई गई है, तो वो बनाई गई है 103 सुरंगें। और कालका शिमला रेल मार्ग पर सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो वो है बरोग सुरंग। और बरोग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो वो है 1143.61 मीटर। कालका शिमला रेल मार्ग के निर्माण में जो बाबा भालकू राम जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा भालकू राम जी एक निरक्षर या इलिटरेट ग्रामीण थे। उन्होंने 1900 ईस्वी के आसपास कालका शिमला रेल मार्ग का सर्वे और अलाइनमेंट किया है। सर्वे में होता है कि हमने रेल लाइन जो है कहाँ से ले जानी है। अलाइनमेंट में क्या होता है कि अलाइनमेंट में देखा जाता है कि कहाँ पर कितनी कटिंग करनी है और कहाँ पर कितनी फिलिंग करनी है और कितनी जो है उसकी स्लोप रखनी है, तो वो अलाइनमेंट पे किया जाता है। तो जो बाबा भालकू राम जी ने 1900 ईस्वी के आसपास कालका शिमला रेल मार्ग का सर्वे और अलाइनमेंट किया था। अगर अन्यथा इनके समर्थन के बिना जो है इंजीनियरिंग की यह बड़ी उपलब्धि सिर्फ कागज तक ही सीमित रह जाती। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कालका शिमला रेल मार्ग के निर्माण में किसका बड़ा या किस ग्रामीण, किस लोकल आदमी का या फिर किस ग्रामीण का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो वो रहा है बाबा भालकू राम जी का। तो क्यों रहा है उनका इतना बड़ा योगदान, क्योंकि उनके सहयोग से ही जो है 1900 ईस्वी के आसपास में कालका शिमला रेल मार्ग का सर्वे और अलाइनमेंट उनके द्वारा बाबा भालकू राम जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इसी के बारे में, पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा की खूबसूरत घाटियों तक पहुंचने का एक प्राथमिक साधन है। जो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग है इसकी शुरुआत जो है 1926 ईस्वी में हुई थी। मतलब 1926 ईस्वी में इस रेल मार्ग पर यातायात शुरू हुआ था। इस रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है वो है 113 किलोमीटर। इस जो पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर जो प्रमुख रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं वो है हरपुर, पालमपुर, बैजनाथ और जोगिंद्रनगर। पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग पर 2 सुरंगें हैं। नेक्स्ट है हिमाचल रेलवे के प्रमुख तथ्य। कालका शिमला रेल मार्ग हिमाचल का सबसे पुराना रेल मार्ग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है हिमाचल का सबसे पुराना रेल मार्ग कौन सा है, वो है कालका शिमला रेल मार्ग। और 8 जुलाई 2008 को यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे में शामिल किया, जो भारत में एक विश्व धरोहर स्थल है या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यूनेस्को ने कालका शिमला रेलवे को भारत के पर्वतीय रेलवे में कब शामिल किया, वो किया है 8 जुलाई 2008 को। और हिमाचल का कौन सा रेल मार्ग जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, हिमाचल के किस रेल मार्ग को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है या यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में स्थान मिला है, तो वो है कालका शिमला रेल मार्ग। फिर 12 अप्रैल 2018 को जो है कालका शिमला रेलवे ट्रैक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि उसके संरक्षण और स्वच्छता के लिए जागरूकता ली गई थी। नेक्स्ट है ऑन विच आइटम वाज मोर देन 50% ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मद पर उठाया गया था, तो वो उठाया गया था सड़क निर्माण पर। क्यों? हिमाचल में जो है योजना का युग 1948 ईस्वी में शेष भारत के साथ जो है शुरू हो चुका था। पहली जो पंचवर्षीय योजना हिमाचल को मिली थी, तो उसमें हिमाचल को 5.27 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे।
फिर जो 5.27 करोड़ जो हिमाचल को आवंटित हुए थे, उसमें से जो 50% हिस्सा जो है, या फिर इससे अधिक 50% से अधिक जो है किस पे व्यय किया गया? सड़क के निर्माण पर। सड़क के निर्माण पर क्यों व्यय किया गया वो? क्योंकि उसमें यह महसूस किया गया कि अगर उचित परिवहन की सुविधा नहीं होगी, उचित परिवहन की सुविधाओं के बिना जो योजना है और विकास की जो प्रक्रिया है उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सकता जो ज्यादातर दूर दराज के इलाकों में एक अलग अस्तित्व में रहते थे। फिर आर्थिक और सामाजिक उन्नति की प्रक्रिया में लोगों को अधिक से अधिक शामिल करने का भी जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है प्रयास किया गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में हिमाचल को कितने करोड़ रुपए आवंटित हुए थे? वो होते 527 करोड़ रुपए। ठीक है, और उसमें से 50% से अधिक हिस्सा जो है किस पे खर्च कर दिया था? तो वो कर दिया था सड़क निर्माण पे। तो यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे? तो बात हो रही है उपराज्यपाल की और लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो यूटी की बात हो रही है, जिसमें हिमाचल जो एक यूनियन टेरिटरी थी, उसमें की बात हो रही है। कौन 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 नहीं थे? तो वो नहीं थे उपराज्यपाल, वो थे एनसी मेहता। तो लिस्ट देखते हैं गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की। मेजर जनरल हेमंत सिंह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल के, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे मेजर जनरल हेमंत सिंह। तो मेजर जनरल हेमंत सिंह है ऑप्शन में। नेक्स्ट है राजा बजरंग बहादुर सिंह बधारी। तो बजरंग बहादुर सिंह बधारी भी ऑप्शन में दिया हुआ है, और भगवान सहाय भी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो नहीं दिया है वो कौन सा है? वो है एनसी मेहता है। एनसी मेहता जो है नहीं थे हिमाचल के उपराज्यपाल। तो फोर्थ नंबर का जो राज्यपाल कौन थे? वो थे श्री वी विश्वनाथन। और फिफ्थ नंबर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो थे श्री ओम प्रकाश। और श्री ओम प्रकाश जो है चीफ जुडिशियल कमिश्नर भी थे। उनको जो है हिमाचल प्रदेश का डुअल चार्ज दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि कौन से ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के जो चीफ जुडिशियल कमिश्नर भी थे और उनको डुअल चार्ज दिया गया था उस टाइम पे? वो थे श्री ओम प्रकाश। जो नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे जनरल के बहादुर सिंह। फिर उसके बाद जो है जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश का जो पहला गवर्नर था वो कौन थे? वो थे श्री एस चक्रवर्ती। और सेकंड नंबर के गवर्नर कौन थे? वो थे श्री अमीनुद्दीन अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा डिवीजन या मंडल हिमाचल प्रदेश का है मंडी। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश का जिला पॉपुलेशन के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट है उसको डिवाइड किया गया है 3 डिवीजन में, और 3 डिवीजन कौन से है? वो है मंडी, कांगड़ा और शिमला। और इन 3 डिवीजनों को जो है 12 जिला में बांटा गया है। डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा डिवीजन में कांगड़ा जिला, चंबा जिला और ऊना जिला आते हैं। और अगर बात करें मंडी डिवीजन की, तो मंडी डिवीजन में बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला आते हैं। अगर बात करें शिमला जिला की, तो इसमें सोलन, सिरमौर, किन्नौर और शिमला जिले आते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वो है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मियां चुंचू एंड बस्ती राम पहाड़ी वर दी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मियां चुंचू एवं बस्ती राम पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके प्रमुख नेता थे? तो वो थे समझौता आंदोलन के प्रमुख नेता। समझौता आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। और कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के समझौता क्षेत्र में। और जो समझौता आंदोलन था यह एक भारत छोड़ो आंदोलन का ही हिस्सा था। अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यह कब आरंभ हुआ था?
तो यह आरंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और पझौता आंदोलन में जो क्या हुआ था, पझौता आंदोलन में जो सिरमौर रियासत के लोगों ने क्या किया था, राजा के कर्मचारियों द्वारा दमन के खिलाफ एक पझौता किसान सभा की स्थापना की थी। इस आंदोलन के नेता कौन कौन थे? पझौता आंदोलन के नेता कौन कौन थे? वो थे लक्ष्मी सिंह, वेद सूरज सिंह, मियाँ चुंचू और बस्तीराम पहाड़ी। तो 7 महीने तक इन नेताओं ने और वहाँ के लोगों ने पुलिस और सरकारी अधिकारियों को जो है पझौता में घुसने से रोक दिया था। फिर बाद में मियाँ चुंचू के नेतृत्व में जो किसान सभा ने क्या किया, जो पझौता किसान सभा थी, उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और फिर उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह के पास है? तो यह है ऑप्शन डी, नाहन के पास। सुकेती फॉसिल पार्क को जो है शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक एज नेशनल जियो हेरिटेज जीवाश्म पार्क के रूप में अधिसूचित है। सुकेती फॉसिल पार्क एशिया का पहला पार्क है जहां से जीवाश्म की खोज की गई थी और सुकेती फॉसिल पार्क में पाए गए जीवाश्म 85 लाख साल पुराने बताए जाते हैं। शिवालिक जहां पर यह पार्क स्थित है, शिवालिक की पहाड़ियाँ जहां पर यह पार्क स्थित है, उसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े मैमेलियन फॉसिल है। जो फॉसिल वहाँ पे मिले थे, जहाँ जीवाश्म वहाँ पे मिले थे, कि वे दुनिया के सबसे बड़े मैमेलियन फॉसिल है जो जीवाश्म विज्ञानियों को विकास और प्रागैतिहासिक युग को समझाने में मदद करते हैं। यह पार्क सुकेती फॉसिल पार्क जो है नाहन से 1 किलोमीटर के भीतर स्थित है और यह मारकंडा नदी के किनारे पर बसा है। सुकेती फॉसिल पार्क पूर्व ऐतिहासिक जानवरों के 6 आम कद फाइबर प्रबलित प्लास्टिक, 6 लाइफ साइज फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक FRP मॉडल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश की कौन सी जगह के पास में है? तो वो है नाहन के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंत भयोग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? कुंत भयोग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वो है मंडी जिला में स्थित। मंडी जिला में और कौन कौन सी जिले हैं? तो मंडी जिला में है कुमरवा झील। इस झील की ऊंचाई जो है 3150 मीटर है। और सेकंड नंबर पे है पराशर झील। इस झील की जो ऊंचाई है वो 2743 मीटर है। और थर्ड नंबर पे है रिवाल्सर झील। रिवाल्सर झील को जो है बौद्ध लोग पद्माचन भी कहते हैं। बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर रिवाल्सर झील में छेचू मेला लगता है। रिवाल्सर झील हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान है। रिवाल्सर झील को जो है तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। 4th नंबर पे आता है कुंत भयोग झील, 5th नंबर पे आता है सुखसागर झील और 6th नंबर पे आती है कवनाक झील और 7th नंबर पे आती है कालासर झील। ये सभी झीलें जो है मंडी जिला में स्थित है। तो कुंत भयोग झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिला में स्थित है? वो है मंडी जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी। अगर हम बात करें सतलुज नदी के वैदिक नाम की, तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सुतुद्री और व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जिकिया और रावी नदी का वैदिक नाम है परुशनी और चिनाब नदी का वैदिक नाम है असिकनी और यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। अगर हम संस्कृत नदियों के संस्कृत नाम की बात करें, तो सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतुद्रु और व्यास नदी का संस्कृत नाम है विपाशा और रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती। तो यहाँ पर जो कलिंदी है वो किस नदी का वैदिक नाम है? तो वो है यमुना नदी का वैदिक नाम। और अर्जिकिया जो है किस नदी का वैदिक नाम है?
तो अर्जी किया है व्यास नदी का वैदिक नाम। अगर हम इरावती की बात करें तो यह किस नदी का संस्कृत नाम है, तो इरावती जो है संस्कृत नाम है रावी नदी का। ठीक है, और ये थे HPGK के 15 क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।